नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 9वीं के गणित भाग 2 में प्रश्न संग्रह 1.3 का बेसिक पार्ट करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 1.3 का बेसिक पार्ट। क्या दिया गया देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, आओ जाने क्या क्या समझना है हमको। सशर्त कथन और विलोम, कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड कन्वर्स। तो यहाँ पे दिया गया है, जो कथन यदि तो के रूप में लिखे जाते हैं उन्हें सशर्त कथन कहते हैं। मतलब यहाँ पे जब भी यदि और तो इसका इस्तेमाल किया जाएगा तो उसको सशर्त कथन कहते हैं। सशर्त कथनों में यदि से आरंभ होने वाले कथन को पूर्वार्ध और तो से आरंभ होने वाले कथन को उत्तरार्ध कहते हैं। यहाँ पे जो भी कथन लिखा रहेगा, यदि से जो स्टार्ट होगा वो उसको क्या कहेंगे, पूर्वार्ध कहेंगे, और तो से जो आरंभ होने वाला रहेगा उसको क्या कहते हैं, उत्तरार्ध कहते हैं। यहाँ पे उदाहरण में दिया गया, समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक होते हैं। यहाँ पे देखोगे सशर्त कथन में किस तरीके से लिखा जाएगा। सशर्त कथन में क्या होता है, यदि तो का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यदि दिया गया चतुर्भुज समचतुर्भुज हो, ये हो गया यदि वाला। देखोगे यहाँ पे समचतुर्भुज हो तो ये दूसरा वाला हो गया उत्तरार्ध वाला, तो उसके विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक होते हैं। यहाँ पे देखोगे समचतुर्भुज है तो ये क्या हो जाएगा, पूर्वार्ध हो जाएगा, और तो के बाद से स्टार्ट हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, उत्तरार्ध हो जाएगा, उसके विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक होते हैं। मतलब जैसा नॉर्मल जो कथन होता है उसको यदि और तो के रूप में लिखना रहता है। और इसका विलोम कैसा होगा, यहाँ पे ध्यान देते हैं, दिए गए सशर्त कथन के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध की अदला बदली करने पर प्राप्त कथन को मूल कथन का विलोम कहते हैं। मतलब यहाँ पे ये जो पूर्वार्ध है ये क्या है, पूर्वार्ध है, और ये क्या है, उत्तरार्ध है, उत्तरार्ध है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अदला बदली हो जाएगा, उत्तरार्ध पहले आ जाएगा और पूर्वार्ध बाद में आ जाएगा, उसी को इसका विलोम कहते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, दिया गया सशर्त कथन सत्य हो तो उसका विलोम भी सत्य होगा, यह जरूरी नहीं है। नीचे उदाहरण देखिए। तो जब भी हम लोग सशर्त कथन का विलोम लिखेंगे तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो हरदम सत्य ही हो, कहीं कहीं पे वो क्या हो जाएगा, थोड़ा बहुत असत्य भी हो सकता है। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा कि जो पहला वाला जो रहता है, यदि के बाद में जो कथन लिखा रहता है वो पूर्वार्ध होता है, और तो के बाद में जो रहेगा वो उत्तरार्ध होता है। ये सशर्त कथन में आ गया। और विलोम में क्या हो जाएगा, जो उत्तरार्ध रहेगा, जो बाद का कथन रहेगा उत्तरार्ध रहेगा वो पहले हो जाएगा, और जो पूर्वार्ध है जो पहले का कथन रहेगा वो बाद में हो जाएगा, उसी को विलोम कहा जाता है। अब यहाँ पे उदाहरण से समझते हैं। देखो पहले में क्या दिया गया है, सशर्त कथन में, यदि कोई चतुर्भुज समचतुर्भुज हो तो उसके विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक होते हैं। यहाँ पे देखोगे तो के बाद स्टार्ट हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, उत्तरार्ध हो जाएगा, और यहाँ पे यदि के बाद चालू हुआ है या आरंभ हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, पूर्वार्ध हो जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे ये इसका विलोम लिखेंगे, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक हो तो। अब यहाँ पे देखोगे विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक यहाँ पे था तो ये यहाँ पे आ गया, और कोई चतुर्भुज समचतुर्भुज है तो वह चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। मतलब यहाँ पे चेंज हो गया, देखो ये वाला पूर्वार्ध वाला यहाँ पे आ गया और उत्तरार्ध वाला यहाँ पे आ गया। तो उपर्युक्त उदाहरण में मूल कथन तथा उसका विलोम दोनों भी सत्य है। यहाँ पे सत्य कैसे होगा, यदि कोई चतुर्भुज समचतुर्भुज है, जैसे यहाँ पे ये समचतुर्भुज बना लिया। अब ये समचतुर्भुज क्या बोल रहा है, विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक होंगे। यहाँ पे ये जो विकर्ण होगा ये क्या हो जाएगा, लंब समद्विभाजक हो जाएगा। तो इसी का उल्टा लिख दिया, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक हो तो वह चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। इसमें तो दोनों के दोनों हमारे जो आ गए, ये क्या हो गया, दोनों भी कथन सत्य है। अब यहाँ पे देखोगे दूसरे में क्या दिया गया, सशर्त कथन में, यदि कोई संख्या अभाज्य हो तो वह संख्या सम या विषम होती है। तो अब यहाँ पे देखोगे सबसे पहले हम लोग अभाज्य संख्या लिखते तो ये क्या होता है, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है। अभाज्य संख्या आप लोगों को पता है, यही सब है। तो अब यहाँ पे क्या बोला गया, यदि कोई संख्या अभाज्य संख्या है, यहाँ पे देखोगे अभाज्य संख्या है तो वह संख्या क्या हो जाएगी, सम या विषम होती है।
तो ये देखो पहला वाला जो संख्या है 2, ये क्या है, सम संख्या है, बाकी सब क्या है, विषम संख्या है। ये तो यहाँ पे ये तो सही हो गया। अब इसका विलोम लिखते हैं। विलोम में क्या दिया गया है, यदि कोई संख्या सम या विषम हो तो वह संख्या अभाज्य संख्या होती है। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या लिखा है, यदि कोई भी संख्या सम या विषम हो, तो कोई भी संख्या सम मैं 2 4 6 8 ले लिया, 3 ले लिया, 5 ले लिया, 7 ले लिया, 9 ले लिया। अब यहाँ पे देखोगे ये सब का सब क्या अभाज्य संख्या होंगी क्या? देखो 2 सम संख्या है, 4 सम संख्या, 6 सम संख्या है, 8 सम संख्या है, ये तो अभाज्य संख्या नहीं होने वाली। इसमें से 2 जो है ये अभाज्य संख्या है। और यहाँ पे विषम संख्या में देखोगे ये 9 है, 9 जो है अभाज्य संख्या नहीं है। ये विषम संख्या है लेकिन ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो इस उदाहरण में दिया गया मूल कथन सत्य है परंतु विलोम असत्य। जो इसका विलोम बना वो क्या बनेगा, ये असत्य बनेगा। अब यहाँ पे देखो क्या दिया गया, आओ जाने उपपत्ति। उपपत्ति का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे प्रूफ, उसका क्या प्रूफ है। तो अब यहाँ पे हम ध्यान से पढ़ते हैं इसको, और इसको अच्छी तरीके से समझ के रखना, ये आपको 10वीं में काम आएगा। हमने कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज इन आकृतियों के गुणधर्मों का अध्ययन किया है। यह गुणधर्म हमने प्रात्यक्षिक पद्धति से सीखे हैं। प्रात्यक्षिक मतलब डायरेक्ट पद्धति से सीखे हैं। इस कक्षा में हम भूमिति विषय को अलग दृष्टिकोण से देखने वाले हैं। मतलब अभी तक हम लोग जो है नॉर्मल पढ़ते थे, 8वीं तक नॉर्मल पढ़ते थे, अब हमारे लिए भूमिति कुछ अलग ढंग से आएगा। इसका श्रेय ईसा पूर्व 3री शताब्दी में हुए ग्रीक गणितज्ञ यूक्लिड को जाता है। उस कालखंड में भूमिति संबंधी जो जानकारी उपलब्ध थी उसका उन्होंने सुसंगत संकलन किया, मतलब इकट्ठा किया और उसमें सुसूत्रता लाई। उन्होंने प्रमुखता से ऐसा दर्शाया कि यदि कुछ स्वयं सिद्ध तथा सर्वमान्य कथनों को अभिगृहित के रूप में स्वीकार किया जाए तो उसके आधार पर तर्क शुद्ध रचना द्वारा नवीन गुणधर्म सिद्ध किए जा सकते हैं। सिद्ध किए हुए गुणधर्मों को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रमेय कहते हैं। कि मतलब ये जो गुणधर्म है उसको हम लोग अगर सिद्ध कर सकते हैं, साध्य कर सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, उसको हम लोग प्रमेय बोलते हैं। यहाँ पे देखो यूक्लिड का यहाँ पे फोटो दिया हुआ है, यही थे यूक्लिड। अब यहाँ पे क्या लिखा गया है, यूक्लिड द्वारा बताए गए अभिगृहित में से कुछ अभिगृहित निम्नलिखित प्रकार से हैं। यहाँ पे देखोगे 5 यहाँ पे इन्होंने बताया है, ये देखते हैं सब सही है कि नहीं है। पहले में क्या बोला गया, एक बिंदु से होकर असंख्य रेखाएं खींची जाती हैं। तो ये आप लोगों ने 6वीं 7वीं में भी पढ़ा था, एक बिंदु है उससे बहुत सारी रेखाएं खींची जा सकती हैं। दूसरे में क्या बोला गया, 2 भिन्न बिंदुओं से एक और केवल एक रेखा जाती है। अगर हमारे पास 2 भिन्न बिंदु है उससे कितनी रेखा खींच सकते हैं, एक ही रेखा खींचा जा सकता है, एक के ऊपर नहीं होगा। तीसरे में क्या दिया गया, किसी भी बिंदु को केंद्र मानकर दी गई त्रिज्या का वृत्त बनाया जा सकता है। अगर यहाँ पे ये हमारे पास केंद्र है और ये त्रिज्या से हम लोग क्या कर सकते हैं, वृत्त बना सकते हैं। चौथे में क्या दिया गया, सभी समकोण परस्पर सर्वांगसम होते हैं। समकोण का मतलब कितना हो गया, 90 अंश का। तो जितने भी 90 अंश के कोण रहेंगे वो सब क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम होंगे। जितना भी 90 अंश का रहेगा सब सर्वांगसम होगा। 5वें में क्या दिया गया, 2 रेखा तथा उनकी तिर्यक रेखा खींचने पर तिर्यक रेखा के एक ही और बनने वाले अंतः कोणों का योग 2 समकोणों से कम हो तो वे रेखाएं उसी दिशा में आगे बढ़ाने पर परस्पर प्रतिच्छेदित करती हैं। जिससे यहाँ पे ये ऐसा हो गया, ये 2 समांतर रेखा है, अब ये तिर्यक रेखा है, तो इसके बीच का जो कोण होगा यही अंतः कोण होता है ना, इसके बीच का जो अंतः कोण है वो क्या होगा, 2 समकोणों से कम हो। 2 समकोण का मतलब क्या हो गया, एक समकोण 90, तो 2 समकोण का मतलब ये दोनों का टोटल अगर 180 से कम होता है तो बोला गया है वो आगे जा करके ऐसे इसको प्रतिच्छेदित कर देगी। तो अगर ये 180 अंश का रहेगा तब प्रतिच्छेदित नहीं करेगी। अगर ये 179 या उससे और भी कम होगा तो ये आगे जाने के बाद में ये प्रतिच्छेदित करती है। उपर्युक्त में से सभी अभिगृहितों को हमने कृति द्वारा जांच की है, मतलब हमने अभी यहाँ पे ये देखोगे बताया है। अब क्या बोला गया है, कोई गुणधर्म यदि तर्क संगत रूप से सिद्ध होता है तो वह गुणधर्म सत्य माना जाता है। मतलब उसमें कोई तो लॉजिक लगनी चाहिए, कोई तो तर्क लगना चाहिए। इसके लिए किए गए तर्क संगत विन्यास को उस गुणधर्म की अर्थात
प्रमेय की उत्पत्ति या प्रूफ कहते हैं। मतलब जब हमारा वहां पे दिमाग लगेगा, तर्क लगेगा, लॉजिक लगेगी, तब उसको हम लोग क्या कहेंगे, उत्पत्ति कहेंगे। कोई सशर्त कथन सत्य है ऐसा सिद्ध करना हो तो कथन के पूर्वार्ध को दत्त और उत्तरार्ध को साध्य कहते हैं। जैसे हमको कोई भी एक कथन दिया गया है, उसका जो पहला वाला रहेगा वो क्या रहेगा, दत्त रहेगा, और जो बाद वाला रहेगा, तो के बाद वाला रहेगा, वो क्या हो जाएगा, साध्य हो जाएगा। उत्पत्ति के प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष ऐसे दो प्रकार होते हैं। मतलब हम लोग दो तरीके से उसको निकाल सकते हैं, एक प्रत्यक्ष पद्धति से, दूसरा अप्रत्यक्ष पद्धति से। एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करने वाली दो रेखाओं द्वारा बनने वाले कोणों के गुणधर्म की प्रत्यक्ष उत्पत्ति दी गई है। देखोगे यहाँ पे यही बनाया गया है। अब इसको देखते हैं कैसा प्रमेय इसको हल किया गया है। यहाँ पे प्रमेय में दिया गया है, परस्पर प्रतिच्छेदित करने वाली दो रेखाओं द्वारा निर्मित शीर्षाभिमुख कोणों के माप समान होते हैं। यहाँ पे देखोगे ये जो है, ये क्या है, पूर्वार्ध वाला लाइन है, तो ये किस में चले जाएगा, दत्त में चले जाएगा, और शीर्षाभिमुख कोणों के माप समान होते हैं, ये क्या हो जाएगा, साध्य में आ जाएगा। तो देखोगे दत्त में क्या है, परस्पर प्रतिच्छेदित करने वाली दो रेखाएं। यहाँ पे परस्पर प्रतिच्छेदित करने वाली दो रेखा कौन कौन सी है, ए बी और सी डी है। यहाँ पे देखोगे दत्त में लिखा गया है, रेखा ए बी तथा रेखा सी डी परस्पर ओ पर प्रतिच्छेदित करती है, ए ओ बी और सी ओ डी। देखो ए ओ बी और सी ओ डी, तो ये किस में लिखेंगे, दत्त में लिखेंगे। अब ये उत्तरार्ध वाला है, शीर्षाभिमुख कोणों के माप समान होते हैं। शीर्षाभिमुख का मतलब क्या हो गया, सामने वाला। तो ए ओ सी जो होगा वो डी ओ बी के बराबर होगा, और ए ओ डी जो होगा वो सी ओ बी के बराबर होगा। यहाँ पे देखोगे लिखा हुआ है साध्य में, पहले क्या है, ए ओ सी और बी ओ डी। देखो ए ओ सी और बी ओ डी, ये पहला वाला हो गया, ये वाला, ये वाला और ये वाला जिससे रेड कलर का है। उसके बाद में बी ओ सी, देखोगे बी ओ सी ये वाला है, और ए ओ डी इसके ठीक सामने वाला, ये वाला और ये वाला है। अब उत्पत्ति में क्या दिया गया, कोण ए ओ सी प्लस बी ओ सी। यहाँ पे चेक करते देखो, ए ओ सी मतलब ये वाला कोण और बी ओ सी, ये दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों का टोटल कितना होता है, 180 अंश का होता है, क्योंकि ये क्या है, रेखीय युगल कोण है, एक ही लाइन में है। उसके बाद में बी ओ सी और बी ओ डी चेक करो, देखो बी ओ सी ये वाला कोण और बी ओ डी ये वाला कोण, ये दोनों क्या है, ये वाले लाइन पे है, सी डी वाले लाइन पे, सी डी वाले रेखा पर है, तो ये दोनों भी 180 अंश का होगा। अब यहाँ पे क्या करते, देखो ये 180 अंश का है ना, तो ये वाला और ये वाला दोनों साथ में लिख दिया। देखो ए ओ सी और बी ओ सी, यहाँ पे लिखा बी ओ सी और बी ओ डी, यहाँ पे लिखा कथन 1 और 2 से। तो अब यहाँ पे देखोगे ये वाला इसमें से और इसमें से, दोनों में से ये घटा देंगे, बी ओ सी सेम है, घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, ए ओ सी और बी ओ डी। तो यहाँ पे देखोगे आ गया कोण ए ओ सी बराबर बी ओ डी, यही तो हमको सिद्ध करना था, ए ओ सी और बी ओ डी। अब जैसे ये किया गया है, सेम उसी तरीके से बी ओ सी और ए ओ डी सिद्ध कर सकते। अब दूसरा वाला देखते हैं, अप्रत्यक्ष उत्पत्ति, इनडायरेक्ट प्रूफ। देखो इस पद्धति में शुरू में साध्य असत्य है ऐसा मानकर चलते हैं। मतलब यहाँ पे पहले बता देंगे कि जो साध्य है, जो उत्तरार्ध वाला पार्ट है, वो असत्य है, पहले ही बता देना है। केवल तर्क तथा पहले मान्य सत्य के आधार पर क्रमानुसार एक निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। यह निष्कर्ष पता होने पर सत्य गुणधर्म से या दत्त से असंगत होता है, इसलिए साध्य को असत्य मानना गलत है। मतलब हम पूरी तरीके से नहीं बोल सकते कि जो उत्तरार्ध वाला है वो असत्य है, ऐसा निष्कर्ष निकलता है, अर्थात साध्य सत्य है ऐसा स्वीकार किया जाता है। निम्नलिखित उदाहरण का अध्ययन कीजिए। तो यहाँ पे देखोगे ये कथन में क्या दिया गया है, 2 से बड़ी अभाज्य संख्या विषम होती है। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या लिख करके समझते हैं इसको। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसा होता है। तो यहाँ पे क्या बोला गया, 2 से बड़ी अभाज्य संख्या जो होती है वो विषम होती है। मतलब 2 को छोड़ दो तो बाकी जितनी भी अभाज्य संख्या है वो क्या है, विषम है। ये तो है, ये कथन है, ठीक है। तो यहाँ पे सशर्त कथन में क्या हो जाएगा, यदि P मतलब ये पूरे के लिए क्या लिया गया है, P लिया गया है, ये पूरा मतलब कुछ इसमें से कुछ भी हो सकता है। P यह 2 से बड़ी अभाज्य संख्या है तो P विषम संख्या होगी।
तो यहाँ पे देखोगे P मतलब ये 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। अगर ये 2 से बड़ी है, यदि ये 2 से बड़ी है तो ये विषम संख्या होगी, अगर अभाज्य संख्या है तो यहाँ पे दत्त में क्या आएगा, यही है जो पहला वाला है। P यह 2 से बड़ी अभाज्य संख्या है, अर्थात P का 1 तथा P ऐसे 2 विभाजक होते हैं। जैसे यहाँ पे 3 है, 3 अभाज्य संख्या है तो इसका क्या हो जाएगा, 1 और 3 होगा। P अगर 5 है तो इसका क्या हो जाएगा, 1 5 होगा। P 7 है तो इसका 1 7 होगा। P 11 है तो 1 11 होगा, ऐसा होगा। तो साध्य में क्या आएगा, हमको क्या सिद्ध करना है कि ये वाली जितनी भी संख्याएं हैं, P वाली जितनी भी संख्याएं हैं, ये क्या है, विषम संख्या है। तो उत्पत्ति में क्या बोला गया है, अब कैसे प्रूफ करना है, माना P विषम संख्या नहीं है। जैसे यहाँ पे देखो पहले लिखा गया है, हम इसको असत्य मान करके चलते हैं, इसको मान लो कि ये विषम संख्या नहीं है। तो उत्पत्ति में यहाँ पे देखोगे क्या है, माना P विषम संख्या नहीं है, अर्थात P सम संख्या। जब विषम संख्या नहीं होगी तो क्या हो जाएगी, सम संख्या हो जाएगी। इसलिए 2 यह P का विभाजक है। मतलब अगर ये रहेगा, अगर इसको हम लोग सम संख्या मानते हैं, इसको सम संख्या का मतलब क्या गया, वो 2 का विभाजक हो जाएगा। ये कथन नंबर 1 में आ गया। परंतु P 2 से बड़ी अभाज्य संख्या है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है, ये 2 से बड़ी अभाज्य संख्या है। यहाँ पे क्या बोला गया, 2 का विभाजक है, यहाँ पे बोला गया है अभाज्य संख्या है, ऐसा दिया गया है। इसलिए P के 1 तथा P ऐसे 2 विभाजक होंगे। यहाँ पे बोला गया है इसका 2 विभाजक है, और यहाँ पे बोला गया है P और 1 विभाजक है। तो यहाँ पे कथन 1 तथा 2 दत्त से असंगत है, मतलब जितना भी दत्त में दिया गया है उसको मेल नहीं खा रहा है, अतः माना गया कथन गलत है। अर्थात P यह 2 से बड़ी अभाज्य संख्या हो तो वह विषम संख्या होती है, यह सिद्ध होता है। सो दोस्तों, आज हमारा यहाँ पे बेसिक पार्ट कंप्लीट हुआ। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 1.3 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।